Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being a Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our direct numbers at 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Our numbers once again are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है। हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं: 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू, हेलो टू अर्जुन और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Wheat procurement during the ongoing Rabi season jumps 49% to 323 lakh metric tons. World Health Organization approves Chinese vaccine for COVID-19, Sinopharm for emergency use. And on Wall Street, both the Dow and the S&P 500 post record highs as worries ease about the Fed reducing its massive stimulus program anytime soon. सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा रबी मौसम में अब तक 49% अधिक गेहूं की खरीद की। 323 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपात उपयोग के लिए कोविड-19 के चीनी वैक्सीन सिनोफार्म को दी मंजूरी। और वॉल स्ट्रीट में फेड द्वारा जल्दी अपने विशाल स्टिमुलस कार्यक्रम में कटौती करने से जुड़ी चिंताएं कम हो जाने के बीच डाउ और S&P 500 दोनों रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर। सरकार ने बताया है कि मौजूदा रबी मौसम में पिछले साल की तुलना में 49% अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अब तक 323 लाख मैट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल 216 लाख मैट्रिक टन की खरीद हुई थी। लगभग 32,21,000 किसानों को इस खरीद से लाभ पहुंचा है। 63,924 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में गेहूं की खरीद के लिए किसानों को दिए गए। राज्यों में मौजूदा धान की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 727 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान भी खरीदा गया, जबकि पिछले साल करीब 671 मैट्रिक टन खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ मौसम में लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को दिए गए। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के पहले कॉलर गुरुग्राम से मिस्टर S.T. खन्ना का। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। आप सबको नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न जो है वो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी से है, और थोड़ा क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो शेयर जो है पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी का जो है 400 से ऊपर था साल डेढ़ साल पहले, वो 200 के करीब आके अटक गया है। तो मैं समझना चाहता हूँ इस कंपनी की परफॉर्मेंस मतलब कैसी रही होगी कि जो ऑयल जो है सब चीज होते हुए भी बाकी सब कंपनीज अच्छा कर रही हैं, और ये पर्टिकुलर PSU जो है HP पेट्रोलियम वो इतना डिक्लाइन कैसे कर गया 400 से 200 पर? खन्ना साहब देखिए, हम पहले अभी आपने कार्यक्रम का जब इंट्रोडक्शन होता है आपने सुना होगा कि हम कंपनी विशेष का इसमें जिक्र नहीं करते हैं। मैं आपको जनरल ऑयल सेक्टर का एक एनालिसिस दे देता हूं, उससे आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। पहले तो किसी स्पेसिफिक स्टॉक मूवमेंट में, क्योंकि बहुत सारी PSU कंपनीज की डिसइन्वेस्टमेंट की खन्ना साहब बात चल रही थी,
और फिर समय समय पर हालांकि सरकार इसके लिए अभी भी वचनबद्ध है कि बहुत सारी कंपनीज में वो विनिवेश करना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करके निकलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सरकार गवर्न करना चाहती है, सरकार बिजनेस नहीं चलाना चाहती। तो कई दफे ऐसी खबरें आती हैं कि भाई इसका विनिवेश अभी नहीं होगा, उसमें कुछ विलंब है। तो मार्केट बहुत इमोशनल होता है, वो मार्केट उसमें रिएक्ट करता है, कई बार शेयर ऊपर नीचे जाता है। दूसरा हम ये देखें कि पेट्रोल और डीजल की खन्ना साहब कीमतें जो हैं वो पिछले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की प्राइसेस बढ़ने से और पीछे कोरोना की वजह से सरकार को टैक्स की वसूली बढ़ानी पड़ी क्योंकि सरकार का राजस्व सूख गया था। इस कारण पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, तो उससे थोड़ा सा हालांकि कंजम्पशन पे इतना फर्क नहीं पड़ा है, पर दूर अगर हम लंबी अवधि का लें तो ऐसा देखा जा रहा है कि शायद पेट्रोल और डीजल की डिमांड पे इस पे लॉन्ग रन में फर्क पड़ेगा। और तीसरा और अंतिम कारण जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जनरल ऑयल सेक्टर के लिए है, जो रिटेल ऑयल सेक्टर है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सरकार की तरफ से बहुत जोर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रही हैं, चार्जिंग स्टेशन शहर में लगने लगे हैं। आपके गुड़गांव में भी चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात चल रही है। तो उससे लगने लगा है स्टॉक मार्केट को कि शायद जो पेट्रोल और डीजल की रिटेल डिमांड है, शायद वो लॉन्ग रन में, लंबी अवधि में उतनी सस्टेन ना कर पाए। तो इन सब कारणों को मिला जुला के बाकी खबरों पे देखिए स्टॉक्स मूव करते हैं। हम स्पेसिफिक बात किसी भी स्टॉक की इसमें नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बहुत स्पेसिफिक आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, पर जितना मैंने आपको बताया आप उसमें से अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। Sharad, isn't also that your small investor looks at value investing, the price to book ratio instead of the price to earnings ratio, which is really driving prices in the stock market. And when you look at the price to book ratio and the book value, then sometimes that is more than what the market should ideally price it. Do you think the investor sometimes caught between that, expecting the market really to overvalue it, but in fact it undervalues it? Arjun, yes, that happens sometimes. I mean, the book value is a very important constituent when you take a decision in whether to invest in a stock or not to. But if you would observe, let's say you pick up 100 stocks out of Nifty or out of BSE Sensex, you will find that some of the stocks which are undervalued, where the book value is, let's say, for example, 100, and the share price is down to 60, 70, but still it keeps hovering around 60, 70. And after a very long time, somebody takes a notice, or some probably mutual fund or institutional investor takes a notice and then starts investing in that stock. Whereas on the contrary, some book values are very high and their trading price is much more than their book value. Sometimes 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 10 times. So there are multiple factors, Arjun, which what you're saying is correct fundamentally. But when it comes to the ground realities, when it comes to the actual trading in stocks, you find that some fundamentals get defied and the stock behaves in a manner which confuses the investors. Let's go to our next caller, Dipendra from Delhi. Dipendra, warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to the expert. Good evening to the entire team, and especially Kohli Saab, who is a gem or a star in Market Mantra team. Now, my question. The question is that although all pharma stocks are moving up, but the one that I have bought, unfortunately, a hydrochlorine type company, HCL, so that is not actually moving at all, and it is just stationed at one particular number one. Number two, even my internet company that is very famous in India, the only listed in fact, so that is also not moving. And now my question to the expert is that whether I should go for metal stock like aluminum or copper or in steel, so that I can, at least cover up some of my losses. Thank you, sir. शरद जी, शायद आप हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात तो नहीं करते, लेकिन आप शायद बता सकते हैं कि कैसे कंपनी का जो चयन करते हैं कोई रिटेल इन्वेस्टर, तो किन पैरामीटर्स को देखें? मैं उसी पर आ रहा हूँ। बिल्कुल सोनू, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। दीपेंद्र जी, पहले तो आई टेक विद फोल्डेड हैंड्स योर कॉम्प्लीमेंट्स, और मैं इन कॉम्प्लीमेंट्स को आपकी इजाजत से पूरी की पूरी मार्केट मंत्रा की टीम के साथ बांटना चाहूंगा। इस सभी का जॉइंट एफर्ट होता है जो आप तक ये कार्यक्रम बहुत मेहनत करके एक एक व्यक्ति पहुंचाता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी के लिए। तो आपने बात करी, यू स्पोक अबाउट फार्मा सेक्टर एंड यू सेड वन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट which probably you have bought. It happens sometimes, the script which you pick up, sometimes you find that is not moving whereas the rest of the sector is moving and you are bullish on that sector.
So the best way at that time is that one should always, first of all, Dipenderji, my advice to you is always invest or trade with a stop loss. So when you trade with a stop loss, you find when the price hits, you set up your stop loss on the basis of the risk-taking capacity you have. When the stock touches the stop, when the stop loss gets triggered, you should switch investment to the stocks which are moving. Because see, as Sonu said, the fundamentals of the stock from one stock to the other, they differ. उनमें दो स्टॉक कभी भी एक जैसे नहीं, सबकी बॉटम लाइन्स एक जैसी नहीं होती है, सबके प्रॉफिट्स एक जैसे नहीं होती है. अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो जो ड्रग्स ये फार्मा कंपनीज बनाती हैं, कुछ एफडीए अप्रूव होते हैं, कुछ एफडीए अप्रूव नहीं होते हैं, किसी की भारत में मांग है, किसी की विदेशों में मांग है, कोई जेनरिक ड्रग है, कोई स्पेसिफिक ड्रग है, ब्रांडेड ड्रग है. तो ये हर एक मतलब दो फार्मा कंपनी जरूरी नहीं कि एक जैसी हो. तो कुछ तो ये भी इन्वेस्टर्स और जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं, they take their decisions on the basis of the fundamentals of the company. So maybe unfortunately the company you have picked up, sometimes the fundamentals are good, but the stock price doesn't move because it doesn't catch the attention of large investors to make the stock price move up. But there is not enough demand in the stock. So that is the other. Same could have happened with the internet company also. And between small cap, mid cap, large cap also, Dipenderji, you will find that of late some small cap pharma companies suddenly caught attention. But large cap pharma companies, ever since this COVID came, they have been doing exceedingly well. But there are bouts of ups and downs which have been going out. Your last part of the question was, out of the metals, which metal do you think, if you've observed the last few weeks, all the metals, be it copper, be it lead, be it steel, and aluminium, all metals have been really, really hot properties for the investors and traders. Now, how far, although we are still bullish, but how far this rally will go is very, very difficult to predict. So therefore, my advice to you is that when a sector is overheated, I personally believe it is a bit overheated right now. So you should be very cautious in picking up your companies in the metal sector. Whether it is steel or aluminium, doesn't matter. But be very cautious on fundamentals. Pick up companies where the PE ratio is good, where the book value is low, where the investors haven't really put their money, but it is fundamentally very good. So I think that should be the criteria. I mean, unfortunately, we do not discuss specific stocks, Dipenderji, in this particular program. So therefore, I cannot let you know. But then you can obviously choose your sector on the basis of very strong fundamentals. I can tell you, Dipenderji, if you're a long-term or a mid-term investor, and your choice of stock is on the basis of fundamentals. Now, what fundamentals? I already named them. I can repeat them. If you PE, book value, profit lines, bottom lines, prospects of business, management, promoters. If you are choosing on this basis, I can assure you, in the long run, you will never be a loser. In the short term, yes, you may see stock giving you some blood pressure up and down. You will suddenly find your stock is being given a Sotela treatment, whereas other stocks are moving. Yes, it happens. But then in the long run, you will be a winner. So be careful in choosing your stock. Metal is slightly overheated. There is still some potential, but choose fundamentally strong stocks. Sharad, do you think beta stocks which move over and above the market, do you think one should invest when it's volatile and on the upside of the swing itself, or should you wait for the stock to come down to a specific value and then buy it? Well, you pretty much answered, Arjun, your question itself, that yes, you must wait for corrections. Stocks which have climbed too high, too fast, I personally feel they should be avoided, even if there is a chance to go further ahead, because after all, Arjun, it is hard-earned money. It is khun pasine ka kamai, so therefore that should be very carefully. So wait for correction, wait for that stock. Along with fundamental analysis, I would also recommend our listeners to also keep track of technical analysis, because there are moving averages. There are 200 DMA, there is 100 days moving average, 50 days moving average. There are various charts which explain the movement of stocks. So a comprehensive and a complete investor is who keeps in mind the overall macroeconomic situation, who keeps in mind the fundamental analysis, also has a touch of technical analysis. I think a very 360-degree comprehensive view of investment will never make you go wrong. काफी देर से हमारे साथ वेट कर रहे हैं साकेत, हमारे श्रोता कानपुर से. साकेत जी, आपका स्वागत है. सवाल पूछिए. हाँ जी, मैं पूरी मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार कहता हूँ, और साथ में कोहली सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. उनके सटीक विश्लेषण का बहुत ही कायल हूँ. मेरे सर से दो छोटे छोटे सवाल हैं. पहला ये कि शेयर मार्केट में जो शेयर के भाव अप एंड डाउन होते रहते हैं,
तो ये किस कारण से अप एंड डाउन होते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर है वो सीधे सिट कर सकता है? हाँ जी, दूसरा रिपीट करेंगे? मैं समझ गया इनका सवाल जी, मैं समझ गया। साकेत जी, आपकी जरा नवाजी का शुक्रिया। पूरी की पूरी मार्केट मंत्रा टीम हमारी बहुत मेहनत करती है आप तक ये कार्यक्रम लाने में, तो मैं सबके साथ आपके कॉम्प्लीमेंट्स को बांटता हूँ। आपने पूछा कि शेयर प्राइस कैसे ऊपर जाती है। ये साकेत जी, इसको अगर आसान भाषा में समझें, आप जब किसी दुकान पर किराने पर चीनी खरीदने जाते हैं तो चीनी कभी महंगी मिलती है, कभी सस्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई शेयर प्राइस को डिटरमिन करता है। कीमतें जो है, तो जब किसी शेयर की डिमांड शेयर मार्केट में आती है, उसकी कीमत बढ़ने लग जाती है, खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, बेचने वाले कम हो जाते हैं, तो शेयर प्राइस महंगी होने लगती है। जैसे ही उस पर सेलिंग प्रेशर आता है, मतलब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं, खरीदने वाले कम होते हैं, तो वो प्राइस गिरने लग जाती है। जो एक आम कमोडिटी, आम सामान के साथ प्राइस का मूवमेंट होता है, वही मूवमेंट शेयर प्राइस को भी डिटरमिन करता है। दूसरा, आपने पूछा कि सीधा हम शेयर मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं। जी हाँ, सीधा शेयर मार्केट में एसआईपी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। मान लीजिए आपको कोई शेयर पसंद है, आपको कोई शेयर अच्छा लगता है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको हर महीने या समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित कर सकते हैं। इससे लाभ ये होगा कि आपको अगर कभी वो शेयर महंगा मिलेगा, कभी सस्ता मिलेगा, कभी बहुत सस्ता मिलेगा, कभी बहुत महंगा मिलेगा, पर औसतन रूप में आपकी कीमत ऐसी निकल आएगी जो कि आपको महंगी नहीं लगेगी। और जब भी वो शेयर में बढ़ोतरी होगी, जब भी कोई एसआईपी करे, तो मेरी उसको ये सलाह है साकेत जी कि उसको मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। मान लीजिए आपने 6 महीने कोई शेयर लिया, आप देखेंगे कि अगले 1.5 से 2 साल में आपका एसआईपी किया हुआ, यहां पर एसआईपी सिर्फ सैद्धांतिक तौर पे मैं बोल रहा हूं, एसआईपी स्कीम में जो म्यूचुअल फंड में होती है उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, तो आप देखेंगे 1.5 से 2 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपको कीमत महंगी सस्ती मिला के औसतन बहुत अच्छी प्राइस, परचेज प्राइस बैठ जाएगी। Our next caller is Deepak from Gurugram. A warm welcome to you on the program. Please ask your question. थैंक यू वेरी मच। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है, मजा आ जाता है सुन के, इतना इन्फॉर्मेटिव होता है। ऐसा कोई प्रोग्राम किसी भी चैनल में, किसी भी रेडियो में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल कोहली जी से है कि ये गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है कंपनियों की, ये कभी जो लॉस मेकिंग है उनकी भी करती है, जो प्रॉफिट मेकिंग है उनकी भी करती है। क्या ये वाइज डिसीजन होता है क्या कि ये कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है उनको भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, उनसे जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट खर्च कर देती है, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट देती हैं उनसे कंटिन्यूअसली यदि आपको इनकम मिलती रहे तो वो अच्छी बात नहीं होती है, नहीं तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाला हिसाब हो जाता है। दीपक जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और जब से विनिवेश की, डिसइन्वेस्टमेंट की बात आई थी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि इसकी ऐसा क्यों किया जाए। देखिए, जब सरकार विनिवेश करती है तो मैं भी इस सिद्धांत का सपोर्टर हूं, और प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इज बिजनेस। सरकार का काम है कि आपको गवर्न करना, आपको सहूलियतें देना, आपको सुविधाएं देना, लोगों के लिए ये जिंदगी आसान बनाना। अब प्रॉफिट कमाना जब सरकार का मोटिव हो जाता है तो ये बहुत, हालांकि ये डिस्कशन बहुत लंबा है कि हमारे पास समय कम होता है, पर एक बुके बनाया जाता है। अगर मैं आपको संक्षेप में रखूं दीपक जी, के बुके में कुछ लॉस मेकिंग भी होती है, कुछ प्रॉफिट मेकिंग भी होती है। अगर सरकार खाली लॉस मेकिंग कंपनियों को बेचेगी तो उससे जो निवेशक हैं वो उसको ना तो उसकी उतनी कीमत वसूल पाते हैं। एक पैकेज, एक बुके बना के दिया जाता है। आप कभी बुके लेने जाएं तो उसमें जो फूल बेचने वाला होता है वो कुछ 19-20 क्वालिटी की भी आपने देखा होगा फूल डालता है, कुछ ऊपर बहुत अच्छे डालता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार लोगों को बेवकूफ बनाती है, कुछ नहीं, पर एक पैकेज बना के दिया जाता है। और देखिए, आपने जिस प्रॉफिट की बात करी दीपक जी, वो बहुत अच्छी बात करी। अगर मान लीजिए एक कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, मैं आपके प्रश्न का बड़ा सरल जवाब देता हूं, तो सरकार को ऐसा लगता है कि अगर इस कंपनी को कोई प्रोफेशनल्स चलाएं, अगर इस कंपनी को मैनेजमेंट चलाएं बजाय ब्यूरोक्रेट्स के, तो ये प्रॉफिट 100 करोड़ की बजाय 500 करोड़ हो सकता है। और उस 500 करोड़ अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसमें लोगों को नौकरियां और मिलेंगी, सरकार को टैक्स भी आएगा, बहुत सारे लाभ है। तो मैं समझता हूं इसका, हालांकि ये डिस्कशन दीपक जी आपका और हमारा कभी बैठ के हो तो आपको मैं पूरी तरह से तसल्ली दिला सकता हूं कि सरकार जब विनिवेश का निर्णय लेती है, और आपने सोने की मुर्गी का बात करी, जी हाँ, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, उनको नवरत्ना कहा जाता है, जो कंपनी सरकार को निरंतर प्रॉफिट दे रही थी। पर आप अगर देखेंगे, मैं आपको बैलेंस शीट समझाऊं तो उनमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगा हुआ है। उसके कंपैरिजन में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो रिटर्न उतना नहीं है जितना वो प्रॉफिट दिखाते हैं। लाखों करोड़ का, हजारों करोड़ का निवेश हुआ है।
तो हम जब रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देखते हैं, ROI जिसको कहते हैं, वो सरकार को लगता है कि जितना इसमें पैसा लगा हुआ है उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, अगर इसको हमें बेच दिया जाए। और हम ये नहीं भूले दीपक जी, बहुत अच्छी बात नहीं भूले कि जो पैसा आता है वो पैसा हमारे और आपके उपयोग के लिए ही खर्च किया जाता है। सड़कें बनती हैं, डैम्स बनते हैं, स्टेशंस बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, नई नई जगह बनती है, स्मार्ट सिटीज बनती है, बहुत सारी चीजों में। तो हमारे आपके लिए अगर कोई पैसा सरकार विनिवेश करके उसका प्रयोग कर रही है, मैं समझता हूं हमें उससे खुश होना चाहिए और सरकार के निर्णय को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी अगर अभी भी आपकी तसल्ली नहीं हुई तो हम कभी मौका लगेगा तो जरूर हम संपर्क करेंगे और मैं आपको बड़ी तफसील से इसको बताऊंगा कि क्यों विनिवेश जो है सरकार के लिए अच्छा है और जनता के लिए भी। अब हम इनवाइट करेंगे अपने अगले कॉलर सिद्धार्थ को, जो दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं। आप सवाल पूछिए। हाँ जी, सबको नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा सवाल अटल पेंशन योजना से है। बोलिए सर, एक्चुअली मैंने अटल पेंशन योजना ले रखी है और मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस भी हमेशा रहा हुआ है, लेकिन दिसंबर 2020 से क्या हुआ कि उन्होंने मेरी EMI नहीं डिडक्ट की वहाँ से, और मार्च में जब सारी EMI डिडक्ट की एक साथ तो उन्होंने लेट पेमेंट चार्ज लगा दिया। उसके बाद अप्रैल में फिर मेरी EMI नहीं गई, जो कि जानी चाहिए थी, अप्रैल में फिर नहीं गई वो। अब जब जाएगी जब फिर लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। तो मैंने अपने बैंक को तो ऑनलाइन कंप्लेंट दी है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला मुझे बैंक की ओर से कि लेट पेमेंट चार्ज क्यों लग रहा है और क्यों ये इरेगुलर हो रही है मेरी EMI मेरे बैंक बैलेंस होने के बावजूद। तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? देखिए सिद्धार्थ जी, आप ये तो आपके साथ जो हुआ है हमें खेद है इस बात का कि आपकी एक साथ पहले नहीं काटी गई मंथली, उसके बाद लेट काट के उससे एक साथ काट के उस पर लेट पेमेंट ले लिया गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि कहीं कई दफे क्योंकि अटल पेंशन योजना जो है वो उसके लिए सॉफ्टवेयर एक सिस्टम बना हुआ है, जो लोग बैंकों के माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप जिस बैंक से आपका ये चल रहा है, आप उस बैंक के जोनल ऑफिस या उसके रीजनल ऑफिस संपर्क करें। नहीं तो एक और बैंकिंग ओम्बड्समैन भी होता है, आप इसकी कंप्लेंट वहां भी डाल सकते हैं। एक कॉपी आप वित्त मंत्रालय को भी भेज सकते हैं, जहां से अटल पेंशन योजना का संचालन किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है, ये समस्या मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगी। सिर्फ ठीक लोगों तक अगर ये पहुंच जाए और आपका संदेश ठीक लोगों तक पहुंच जाए, तो मेरी आपको सलाह है, पहले आप जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस बैंक का जो है उनसे संपर्क करें, वो अपने लेवल पर इसको लेंगे। और एक कॉपी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को और आप वित्त मंत्रालय में जो बैंकिंग सेक्रेटरी है, आप उनको ये लिखें। ऊपर से जब उनको प्रेशर डलेगा, जहां गलती हुई है, जिन्होंने नहीं काटा है या सिस्टम की गलती हुई है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और आपसे जो लेट पेमेंट वसूली गई है वो आपको बाकायदा वापस की जाएगी। आप निश्चिंत रहें, सिर्फ थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि सरकारी तंत्र है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर जैसे बोलते हैं कहावत हिंदी में, देर है अंधेर नहीं। Our next caller is Ratnakar from Mumbai. A warm welcome to you on the program. Please ask your question. हेलो। Yes, a warm welcome to you on the program, Ratnakar. हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा सवाल है कि जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव उसमें वो पर्टिकुलर स्क्रिप में उतार चढ़ाव दिखता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये है। और हाँ जी बताइए। दूसरा सवाल है कि फार्मा सेक्टर और जो IT सेक्टर इन फ्यूचर कैसे है। चलिए पहले आपका रत्नाकर जी पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये बहुत सारे जो ट्रेडर्स सोनू अर्जुन जो ट्रेड करते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है। होता क्या है कि जब वो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो क्या होता है, स्टॉप लॉस जैसे ही टच करता है ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद शेयर, तो आप कभी अगर रत्नाकर जी शेयर की मूवमेंट चार्ट पे अगर आप प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि वो एक जिग-जैग वे में अगर ऊपर जा रहा है, तो ज्यादातर देखा गया है कि वो जिग-जैग वे में जाता ज्यादातर। हालांकि जब हम बार चार्ट बनाते हैं तो ऊपर के भी बनते हैं, पर तो जिग-जैग क्या होता है, आपने स्टॉप लॉस लगाया। तो इसका हल ये है कि पहली बात तो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की काम है और उसमें बहुत ही हाई लेवल की स्किल चाहिए। तो अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो पहले तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपने जो अपना रिस्क को प्रिवेंट किया था वहां जाके वो रुक गया। आप या तो ये कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगा सकते हैं, पर वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। और अगर स्टॉप लॉस बार बार लग रहा है तो मैं समझता हूं क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस जो होती है जिसमें हम चार्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें हम मूविंग एवरेजेस देखते हैं,
अगर आप थोड़ा सा किसी जानकार से टेक्निकल एनालिसिस सलाह लेके आप करें तो वो आपको स्टॉप लॉस ठीक जगह लगवाएंगे, ऐसी जगह लगवाएंगे क्योंकि स्टॉप लॉस वो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से फिक्स किया जाता है। तो स्टॉप लॉस आपका अगर ठीक जगह लगा होगा तो वो बार बार ट्रिगर नहीं होगा। आपने दूसरी बात पूछी फार्मा और आईटी। देखिए फार्मा पीछे जब कोविड पिछले साल आया था तो बहुत अच्छी तरीके से उसके शेयर्स ऊपर चढ़े थे। उसके बाद फिर जब कोविड थोड़ा भारत में ठंडा हो गया था और हम सब की लापरवाही की वजह से आज फिर हम उससे सफर कर रहे हैं, फिर फार्मा शेयर्स चढ़ने शुरू हो गए। तो फार्मा शेयर्स मैं समझता हूं कि अभी जब तक ये कोविड की समस्या विश्व पर और भारत में बनी हुई है तब तक फार्मा शेयर्स अच्छे करेंगे। हमने देखे कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा थे अब वो भी चलने शुरू हो गए, हालांकि पहले लार्ज कैप में था। तो अभी निकट भविष्य में मुझे फार्मा सेक्टर का भविष्य उज्जवल लगता है, परंतु मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कंपनीज का चयन आप बहुत सुदृढ़ ढंग से करें, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस पूरा करके करें, क्योंकि जो ओवर हीटेड स्टॉक्स है जिनकी बुक वैल्यू, जिसका अभी अर्जुन बात कर रहे थे, जिसकी बुक वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है या बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है, पी मल्टीपल भी बहुत हाई हो गया है, वहां पर थोड़ा आपको करेक्शंस का इंतजार करना चाहिए। यही हाल आईटी का है। आईटी मैं समझता हूं कोविड का एक बेनिफिशियरी सेक्टर रहा है, क्योंकि लोगों को वर्क फ्रॉम होम और जो घर से काम करने का जो ये नया परंपरा शुरू हुआ, इसकी वजह से आईटी सेक्टर को सबसे बड़ा, जितनी टेक्नोलॉजी कंपनी थी, सबसे ज्यादा लाभ उनको मिला। उसका भविष्य मुझे फार्मा से भी ज्यादा उज्जवल दिखता है। तो अगर आप मध्यम से लंबी अवधि की रत्नाकर जी नजरिया रख के चल रहे हैं तो फार्मा शॉर्ट टू मिडिल टर्म और आईटी मिडिल टर्म टू लॉन्ग टर्म मुझे बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है। Well, let's have a look at our second headline story. The World Health Organization today approved the Chinese Sinopharm COVID-19 vaccine for emergency use, paving the way for it to be rolled out globally. The Sinopharm vaccine is produced by Beijing Bio Institute of Biological Products Company Limited, a subsidiary of China National Biotech Group. This comes amid growing criticism of the Sinopharm vaccine. The WHO's emergency unit listing allows countries to expedite their own regulatory approval to import and administer COVID-19 vaccines. It assesses the quality, safety and efficacy of COVID-19 vaccines as well as risk management plans and programmatic suitability such as cold chain requirements. The global health body recommended the Chinese vaccine for adults 18 years and older in a two-dose schedule with a spacing of 3 to 4 weeks. And in more news from the U.S. market on Wall Street, the S&P 500 and the Dow hit record highs yesterday, while the tech-heavy Nasdaq index jumped 1% after weak U.S. jobs data eased worries about the Fed Reserve reducing its massive stimulus program anytime soon. The Dow Jones Industrial Average rose 229 points, 0.7% to close at a record high of 34,778. The S&P 500 added 31 points, 0.7% to end at an all-time high of 4,233. And the Nasdaq Composite gained 119 points to 13,752. भोपाल से शंकर है हमारे साथ, बहुत कम समय है, जल्दी से सवाल पूछें। शंकर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कोहली जी नमस्कार जी। नमस्कार कोहली जी, मेरा एवरी टाइम देयर इज अवेलेबल बायर फॉर माय स्टॉक। सपोज मार्केट लगाता हूँ और उसको खरीदने के लिए कोई ना कोई बाहर मार्केट में बैठा ही रहता है, तो क्यों होता है? क्योंकि मैं हमेशा तो खरीदता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब बेचने जाता हूँ तो कोई ना कोई बैठा हुआ खरीदने के लिए। ऐसा ये सेलिंग एट मार्केट आई वांट टू सेल एट दिस टाइम इट इज अवेलेबल, बायर इज अवेलेबल। हाँ, ये तो अच्छी बात है शंकर। अगर if a buyer is always available whenever, see, we should keep in mind that market has 2-3 kinds of जी, हमारे पास 10 सेकंड बाकी हैं, 10 सेकंड। बस आप ये समझिए कि हमारे पास अच्छी बात है शंकर, अगर समय कम है तो 1,42,00,000 नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, DII है, FII है, इन सब की वजह से आपको बायर मिलता है। आपको इस बात से खुश होना चाहिए। डिटेल में फिर अगली बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आज की चर्चा के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी के लिए। And before we close, a reminder of the headlines. Wheat procurement during the ongoing Rabi season jumps 49% to 323 lakh metric tons. World Health Organization approves Chinese vaccine for COVID-19 Sinopharm for emergency use. And on Wall Street, both the Dow and the S&P 500 post record highs as worries ease about the Fed reducing its massive stimulus program anytime soon. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.